साल 2031। इंसानों ने जमीन को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गलत फैसले ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए जमा दिया। अब जमीन पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, दर्जा हरारत इतना कम कि बाहर निकलने का मतलब फौरन मौत है। इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन सब नहीं मरे। एक चीज अब भी हरकत कर रही है, एक न खत्म होने वाली ट्रेन जो पूरी दुनिया के गर्द चक्कर लगा रही है। इस ट्रेन में आखिरी जिंदा इंसान मौजूद हैं, मगर यहाँ सब बराबर नहीं। पिछले डब्बों में लोग भूख, गंदगी और जुल्म में जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अगले डब्बों में लोग ऐश व आराम से रहते हैं। उन्हें बेहतरीन खाना, तालीम और सहूलतें मिलती हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये एक चलती हुई दुनिया है जहाँ अमीर ऊपर हैं और गरीब नीचे। लेकिन आज पिछले डब्बे का एक आदमी फैसला करता है कि या तो वह आजादी लेगा या इस ट्रेन को खून में नहला देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक लंबी ट्रेन से जो बर्फ में जमी हुई दुनिया के गर्द मुसलसल चक्कर लगा रही है। बाहर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और अंदर यही ट्रेन इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। ट्रेन के सबसे आखिरी डब्बे का दरवाजा खुलता है और मुसल्लह सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। वह सबको लाइन में नीचे बैठने का हुक्म देते हैं। सब लोग फौरन सर झुकाकर जमीन पर बैठ जाते हैं, मगर एक आदमी खड़ा रहता है। उसका नाम कर्टिस है। एक सिपाही उसके माथे पर बंदूक तानकर उसे नीचे बैठने को कहता है। हमें अंदाजा होता है कि अगले डब्बों में रहने वाले अमीर लोग पिछले डब्बों में मौजूद इन गरीब लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। कर्टिस चंद लम्हे तक खामोशी से सिपाहियों को देखता रहता है। फिर उसका दोस्त एडगर उसे आहिस्ता से नीचे बैठने का इशारा करता है। कर्टिस बैठ जाता है। वह एडगर को बताता है कि वह सिपाहियों की तादाद गिन रहा था। इसी दौरान एक सिपाही ऐलान करता है, क्या यहाँ कोई है जो पियानो बजाना जानता हो? एक बूढ़ा शख्स हाथ उठाता है। वह बताता है कि ट्रेन पर सवार होने से पहले वह और उसकी बीवी पियानो बजाते थे, मगर अगर उसे ले जाना है तो उसकी बीवी को भी साथ ले जाना होगा। सिपाही साफ इनकार कर देता है। बूढ़ा शख्स वापस मुड़ने लगता है कि अचानक सिपाही बंदूक के बट से उसकी बीवी को मारता है और वह बेहोश हो जाती है। सिपाही जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। एडगर गुस्से में कर्टिस से कहता है कि अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हमें बगावत करनी होगी, वरना ये अमीर लोग हमेशा हमें गुलामों की तरह रौंदते रहेंगे। मगर कर्टिस उसे रोक देता है। वह कहता है, अभी वक्त नहीं आया, हमें इंतजार करना होगा सही वक्त का। कुछ देर बाद सिपाही वापस आते हैं। इस बार वह अपने साथ खाना लाते हैं। वह अजीब सी चॉकलेट जैसी सियाह टिकियां होती हैं, जिन्हें वह लोग प्रोटीन ब्लॉक्स कहते हैं। पिछले डब्बे में रहने वाले मजबूर लोग भूख से बेहाल होते हैं, इसलिए बिना सवाल किए वह उन्हें खाने लगते हैं। कर्टिस भी एक टिक्की उठाता है, मगर जब वह उसे तोड़ता है तो अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकलता है। वह फौरन समझ जाता है। वह खामोशी से पर्ची लेकर विलीम के पास जाता है। कागज पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा होता है, नामगो। विलीम पर्ची देकर संजीदा हो जाता है। वह कर्टिस को बताता है कि नामगो इस ट्रेन की सिक्योरिटी सिस्टम का माहिर था। वह दरवाजे खोलने और लॉक सिस्टम का इंचार्ज रहा है, मगर अब वह ट्रेन की जेल में कैद है। विलीम समझ जाता है कि ये पैगाम उनके खुफिया साथी की तरफ से आया है। वह आहिस्ता से कहता है कि अगर हमें अगले डब्बों तक पहुंचना है तो हमें नामगो की जरूरत होगी, वही दरवाजे खोल सकता है। रात के वक्त एडगर कर्टिस को कहता है कि विलीम अब बूढ़ा हो चुका है, अगर उसे कुछ हो गया तो क़ियादत तुम्हें संभालनी पड़ेगी। मगर कर्टिस फौरन इस बात को रद्द कर देता है। वह अब भी खुद को इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं समझता। इसी दौरान अचानक दरवाजा खुलता है और सिपाही दोबारा अंदर आ जाते हैं। इस बार वह बच्चों को चेक करने लगते हैं। वह उनकी लंबाई नापते हैं, जिस्म देखते हैं। फिर वह एक बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। इस बच्चे को क्यों अपने साथ लेकर गए, हमें कहानी में आगे पता चलेगा। बच्चे की माँ चीखती है, मगर कोई कुछ नहीं कर पाता। इसी लम्हे एक आदमी गुस्से में आकर उस औरत पर जूता फेंक देता है जो बच्चे को ले जा रही होती है। सिपाही फौरन उस आदमी को पकड़ लेते हैं। सजा सबके सामने दी जाती है। वह उसे ट्रेन की दीवार में मौजूद एक छोटे सुराख के पास ले जाते हैं और उसका बाजू बाहर बर्फानी तूफान में निकाल देते हैं। चंद ही मिनटों में उसका बाजू सख्त बर्फ की तरह जम जाता है। फिर एक अजीब सी मुस्कुराती हुई औरत सामने आती है, एशली। वह पिछले डब्बे के लोगों को धमकाती है कि अगर दोबारा किसी ने बगावत की तो अंजाम यही होगा। कुछ देर बाद आदमी का जमा हुआ बाजू अंदर खींचा जाता है और एक सिपाही हथौड़े से उसे बुरी तरह कुचल देता है। चीखें पूरे डब्बे में गूंज उठती हैं। ये सब देखकर विलीम आगे बढ़ता है। सिपाही उसे बंदूक से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर एशली हुक्म देती है कि इस बेकार बंदूक को मिस्टर विलीम से दूर रखा जाए। विलीम उससे कहता है कि वह ट्रेन के मालिक मिस्टर वुल्फर्ड से बात करना चाहता है। एशली कहती है कि अगर कोई बात है तो मुझसे करें, लेकिन विलीम कुछ नहीं बताता, जिससे एशली बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। वह खामोशी से लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। बगावत से पहले कर्टिस एक अहम कदम उठाता है। वो ट्रेन में मौजूद एक नशेई के पास जाता है और उससे नशे की गोलियां ले लेता है। उसे मालूम है कि नीम को इन गोलियों की लत है और अगर उसे अपने साथ मिलाना है तो उसे यही कमजोरी इस्तेमाल करनी होगी। उधर सब लोग खाने के अगले वक्त का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि यही वो लम्हा होगा जब सिपाही दरवाजा खोलेंगे। कर्ट्स विलियम के पास जाकर अपनी सबसे बड़ी दलील रखता है। वो कहता है कि गार्ड्स की बंदूकें खाली हैं। उसे याद है कि कुछ देर पहले एशली ने एक सिपाही से कहा था कि इस
बेकार बंदूक को विलियम से दूर रखो। अगर बंदूक भरी होती तो वो कभी उसे बेकार न कहती। कर्ट्स आगे बताता है कि 4 साल पहले जो बगावत हुई थी उसमें सिपाहियों ने अपनी लगभग सारी गोलियां इस्तेमाल कर ली थी। उसके बाद ट्रेन में गोलियों की सप्लाई सीमित हो गई, यानी इस वक्त गार्ड्स के पास हथियार तो हैं मगर गोलियां नहीं। विलियम गहरी नजर से कर्ट्स को देखता है। वो उसे खबरदार करता है कि अगर ये अंदाजा गलत निकला तो इस बार वो सब जिंदा नहीं बचेंगे। रात भर वो लोग खामोशी से तैयारी करते हैं। बड़े बड़े लोहे के ड्रम जोड़कर एक लंबा वजनी पाइप बना लिया जाता है। अगली सुबह जैसे ही गार्ड्स हमेशा की तरह वही अजीब सी प्रोटीन की टिक्कियां लेकर आते हैं, माहौल बदल चुका होता है। एडगर सबसे पहले आवाज उठाता है। उसके बाद बाकी लोग भी एहतिजाज शुरू कर देते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं। कर्ट्स की नजरें सिर्फ एक चीज पर जमी हुई थीं, बंदूक का ट्रिगर। अगर वह खाली निकली तो इनकलाब शुरू हो जाएगा। गार्ड सूरत ए हाल काबू में करने के लिए एक आदमी को पकड़ लेते हैं। वह उसे लोगों के सामने घसीट कर लाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर सब खामोश न हुए तो उसी वक्त उसे गोली मार दी जाएगी। कर्टिस अचानक आगे बढ़ता है। वह दौड़कर गार्ड की बंदूक पकड़ता है, नाली अपने माथे पर रखता है और बिना एक लम्हा जाया किए खुद ही ट्रिगर दबा देता है। कोई गोली नहीं चलती। फिर एडगर पूरी ताकत से चीखता है, उनके पास गोलियां नहीं हैं। बस यही वह लम्हा था। पूरा डब्बा यकदम गार्ड्स पर टूट पड़ता है। गार्ड्स घबरा जाते हैं। कर्टिस फौरन बनाए गए पाइप पर चढ़कर अगले दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वह गार्ड्स को दरवाजे बंद करने से रोकता है। चंद ही मिनटों में पिछला डब्बा खून और शोर से भर जाता है। गार्ड्स मारे जा चुके होते हैं। अब उनके सामने अगला मरहला था, ट्रेन की जेल। वह तेजी से जेल तक पहुंचते हैं। एडगर फौरन नामगो की बेजान सी पड़ी लाश को बाहर निकालता है। वह बिल्कुल बेहोश होता है। सबको लम्हा भर के लिए शक होता है कि शायद वह मर चुका है, मगर कर्टिस को याद आता है नशे की गोलियां। वह वही गोली नामगो की नाक के करीब ले जाकर सुंघाता है। आंख खुलते ही वो सबसे पहले अपने जूते में छुपाई हुई सिगरेट निकालता है, जैसे उसे बाकी दुनिया से ज्यादा उसी की फिक्र हो। फिर वो अपनी बेटी को अपने पास खींचता है और कर्ट्स की तरफ देकर साफ कहता है कि हर दरवाजा खोलने के बदले उसे एक नशे की गोली चाहिए। इसलिए सब मान जाते हैं। नियम पहला दरवाजा खोलता है और इनकलाब अगले डिब्बे में दाखिल हो जाता है। अगली बोगी में खिड़कियां थीं। पहली बार पिछले डिब्बों के लोग बाहर की दुनिया देखते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो अगला दरवाजा खोलते हैं। अंदर वही शख्स खाना बना रहा था जिसे पहले पियानो बजाने के लिए ले जाया गया था। कर्ट्स इर्द गिर्द का जायजा लेता है और उसे सच का पता चलता है। ये अजीब सी प्रोटीन दरअसल गंदे केकड़ों को पीसकर बनाई जाती थी। कर्ट्स गुस्से से पागल हो जाता है। वो पोल को पकड़कर पूछता है कि क्या वो सबको यही गंदगी खिलाता रहा है। पोल घबराकर खुद वही प्रोटीन खाने लगता है और कहता है कि वो भी यही खाता है। उसी दौरान कर्ट्स को एक और पर्ची मिलती है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वाटर। विलियम फौरन समझ जाता है इंजन पर कब्जा करने से पहले पानी पर कब्जा जरूरी है, क्योंकि जिसके पास पानी होगा इख्तियार भी उसी के पास होगा। पोल बताता है कि चंद बोगियां आगे पानी का नज़म है। फिर वो वहीं रुक जाता है और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अगला दरवाजा खुलने वाला होता है, नियम की बेटी अचानक बेचैनी से चीखती है कि दरवाजा न खोलो। उसे महसूस होता है कि आगे बहुत से लोग मौजूद हैं, मगर दरवाजा खुल चुका होता है। सामने दर्जनों आदमी कुल्हाड़ियां हाथों में लिए खड़े थे, जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहे हों। अचानक खून रिज लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा डिब्बा मैदान ए जंग बन जाता है। उसी हंगामे में अचानक ट्रेन में ऐलान होता है कि वो उस वक्त येकातेरिना पुल से गुजर रहे हैं। इसका मतलब था कि ट्रेन को चलते हुए एक और साल मुकम्मल हो गया है। हैरान करने वाली बात ये थी कि लड़ाके चंद लम्हों के लिए लड़ाई रोक देते हैं और हीपी न्यू ईयर के नारे लगाते हैं। एक लम्हा जो अजीब और खौफनाक दोनों था। अचानक ट्रेन आगे जमी हुई बर्फ से टकराती है। झटके से सब एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं, मगर ट्रेन नहीं रुकती। वो बदस्तूर आगे बढ़ती रहती है। उसी दौरान एशली डिब्बे में दाखिल होती है। वो कर्ट्स के लोगों को रुकने का हुक्म देती है, मगर एडगर एक बार फिर उसके मुंह पर जूता दे मारता है। एशली ठंडी आवाज में कहती है कि तुम में से 80% लोग अब मरने वाले हैं। ये कहते ही उसके आदमी नाइट विजन चश्मे पहन लेते हैं। नीम फौरन कर्ट्स को खबरदार करता है कि आगे एक लंबी सुरंग आने वाली है। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल होगी, मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा और अंधेरे में ये सब उन्हें चुन चुन कर मार डालेंगे। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल होती है, हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। अगले ही लम्हे गार्ड्स कर्ट्स के लोगों पर टूट पड़ते हैं। दुश्मनों के पास नाइट विजन चश्मे थे, इसलिए वो साफ देख सकते थे, जबकि कर्ट्स के लोग अंधेरे में अंधाधुंध लड़ रहे थे। उसी लम्हे विलियम कुछ लड़कियों के हाथ में आग लगी लकड़ियां दे देता है। लाल शोलों से अंधेरा चीर जाता है। रोशनी की झलक में चेहरे, खून और कुल्हाड़ियां स्पष्ट होने लगती हैं। एक लड़का छलांग लगाकर एशली के पांव पर चाकू मारता है। वह लड़खड़ा जाती है। कर्ट्स की नजर पड़ती है कि एशली के एक आदमी ने एडगर को पकड़ रखा है और उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। कर्ट्स पूरी ताकत से एडगर को बचाने के लिए बढ़ता है, मगर उससे पहले ही वह शख्स चाकू एडगर की गर्दन में उतार देता है। एडगर वहीं दम तोड़ देता है। ये लम्हा कर्ट्स के लिए सब कुछ बदल देता है। गुस्से से अंधा होकर वह फौरन एशली की गर्दन पर कुल्हाड़ी रख देता है और चीखकर सबको हथियार नीचे रखने का हुक्म देता है। चंद लम्हों के लिए लड़ाई रुक जाती है। उसी दौरान वह शख्स जो एडगर
टाइगर को मार चुका था, भागने की कोशिश करता है मगर नियम की बेटी उसे फंसाकर मार डालती है। जब सुरंग खत्म होती है तो डिब्बा लाशों से भरा होता है। दोनों तरफ के बेहिसाब लोग मारे जा चुके थे। विलियम आता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है और भारी आवाज में कहता है कि इस बोगी में पानी मौजूद है, सब खुद को साफ कर लें। पहली बार पिछले डिब्बों के लोग साफ पानी से नहाते हैं। उसी दौरान वह शख्स आता है जिसका बाजू पहले बर्फ में जमा कर तोड़ा गया था। वह एशली को पकड़कर उस पर तशद्दुद करने लगता है। विलियम उसे रोकता है और एशली से पूछता है कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। एशली कमजोर आवाज में कहती है कि उसने खुद कुछ नहीं किया, उसे तो सब अहकाम इंजन से मिस्टर वुल्फर्ड से मिलते थे। विलियम कर्ट्स की तरफ देखता है, उसकी आंखों में भी थकान है। वह कहता है कि उनके बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, अब आगे का सफर कर्ट्स को ही मुकम्मल करना होगा। वह पीछे रहकर जख्मियों की देखभाल करेगा। अब कायदत मुकम्मल तौर पर कर्ट्स के हाथ में आ जाती है। कर्ट्स चंद बाकी साथियों को साथ लेता है, एशली को कैदी बनाकर आगे बढ़ता है इंजन की तरफ, जहां असली खेल का मालिक उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अगली बोगी का दरवाजा खुलता है, सब लोग हैरान रह जाते हैं। अंदर का मंजर पिछले सभी डिब्बों से बिल्कुल अलग था। हर तरफ हरियाली, नरम मिट्टी और कृत्रिम रोशनी में उगे हुए पौधे थे। ऐसा लगता था जैसे बर्फानी दुनिया के बीच ये एक जिंदा जन्नत हो। नियम अपनी बेटी को झुककर मिट्टी छूने देता है। वह पहली बार असली मिट्टी को महसूस करती है। ये वही चीज थी जिसे पिछले डिब्बों के लोगों ने कभी देख ही नहीं था। अगली बोगी में समंदर का नमकीन पानी और शीशों के पीछे तैरती हुई मछलियां थीं। एक कुक सबको पहली बार साफ और ताजा खाना देता है। लोग पेट भर कर खाते हैं। जैसे ही एशली खाने के लिए हाथ बढ़ाती है, कर्ट्स उसे रोकता है और कहता है कि वही सड़ी हुई प्रोटीन खाए जो वह पिछले डिब्बों में बांटी थी। एशली मजबूरी में वही बदबूदार टुकड़ा खाती है। अगली बोगी में एक स्कूल, अंदर एक हामला टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। कर्ट्स के साथी अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाकर उनसे सवाल करते हैं, मगर बच्चे खामोश रहते हैं, जैसे उन्हें सच बोलने की इजाजत ही ना हो। टीचर स्क्रीन पर मिस्टर वुल्फर्ड की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि 20 साल पहले जब दुनिया खत्म होने वाली थी तो वुल्फर्ड इंडस्ट्री ने ये ट्रेन बनाई जो साल में एक बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। अगर ये ट्रेन रुक गई तो इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वुल्फर्ड की हर बात मानना फर्ज है। वह उसे एक नजात दहंदा बल्कि एक खुदा की तरह पेश कर रही थी। फिर वह बच्चों को वह मकाम दिखाती है जहां 5 साल पहले 7 लोगों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। उन्हें बाहर निकाल दिया गया और वह चंद कदम चलकर बर्फ में जम गए। ये मंजर देखकर कर्ट्स के साथियों के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। बाहर की दुनिया अब भी मौत ही। उसी लम्हे एक गंजा आदमी अंडों से भरी टोकरी लेकर अंदर आता है और सब में अंडे बांटने लगा है। मगर जब कर्ट्स अपना अंडा तोड़ता है तो अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकलता है जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है। अगले ही लम्हे गंजा आदमी और टीचर अंडों के अंदर छुपाई हुई बंदूकें निकालते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। साथ ही एशली के और लोग भी हथियारों के साथ सामने आ जाते हैं। कर्ट्स का एक साथी गुस्से में आगे बढ़ता है और एक तेज छुरी के वार से टीचर का काम तमाम कर देता है। गोलियों की आवाज थमने के बाद जब वे इर्द गिर्द देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके ज्यादातर साथी मारे जा चुके हैं। अचानक दीवार पर लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है। लाइव कैमरे की फुटेज में दिखाई देता है कि विलियम को एक गार्ड बेरहमी से मार रहा है। वह बूढ़ा जिस्म जो शुरू से उनका सहारा था अब जमीन पर गिरा हुआ है। जब कैमरा बंद होता है तो खामोशी छा जाती है। अब सिर्फ वही चंद लोग जिंदा बचते हैं जो कर्ट्स के साथ आगे आए थे। बाकी सब या तो मारे जा चुके हैं या पीछे रह गए हैं। कर्ट्स की साथ ही उसकी तरफ देखती है। वह कहती है कि अब पीछे कोई नहीं बचा, न विलियम न एडगर, अब सिर्फ तुम हो, तुम ही हमारे लीडर हो। कर्ट्स गुस्से से जमीन पर पड़ी गन उठाता है और एक ही लम्हे में एशली को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। अब उसके अंदर कोई हिचकिचाहट बाकी नहीं रहती। वह बिना रुके आगे बढ़ने लगा है। ट्रेन के अगले डिब्बों में दाखिल होते हुए एक अजीब तादाद नजर आता है। कहीं लोग सुकून से किताबें पढ़ रहे हैं, कहीं इलाज हो रहा है, कहीं शानदार खाने पेश किए जा रहे हैं। अचानक ट्रेन एक बड़े मोड़ से गुजरती है। उसी लम्हे एशली का वह आदमी जिसने विलियम को मारा था खिड़की के पास खड़ा कर्ट्स पर दूर से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसका अपना साथी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वह पागलपन में उसे भी गोली मार देता है। उसी दौरान नाम खिड़की से बाहर देखता है और बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा तेजी से गुजरते हुए देखता है। वह लम्हा भर के लिए चौंक जाता है। बर्फ कमजोर हो रही थी, दुनिया शायद बदल रही थी। अगली बोगी में जम एक डॉक्टर को मार डालता है। उसका साथी पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा। जवाब में जम उसे भी खत्म कर देता है। कर्ट्स अपने बाकी साथियों के साथ अंदर दाखिल होता है। वह जम को एक तेज वार से जख्मी कर देता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसाते हैं। कर्ट्स की साथी जम के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है मगर जम एक ही झटके में उसे मार देता है। कर्ट्स भी जख्मी हो जाता है और जम उसे खत्म करने ही वाला होता है कि कर्ट्स का आखिरी कम उम्र साथी उसके सामने आ खड़ा होता है। जम उसे भी बेरहमी से मार देता है। जम एक बाथरूम का दरवाजा खोलता है जहां एक मोटी औरत के पीछे नाम छुपा होता है। जम छुरी से हमला करता है मगर नाम बच निकलता है। दोनों के बीच शदीद लड़ाई होती है। आखिरकार नाम जम को जमीन पर गिरा देता है। नाम की बेटी आगे बढ़ती है कि उसे खत्म कर दे मगर उसी लम्हे कर्ट्स आगे आता है और छुरी सीधे जम के पेट में घोंप
रोक देता है। जम वहीं ढेर हो जाता है। अब रास्ता तकरीबन साफ हो चुका था। वो आगे बढ़ते हैं तो एक डिब्बे में लोग नशे में जश्न मना रहे होते हैं। नाम वहाँ से बड़ी मात्रा में नशे की गोलियां चुरा लेता है। आखिरकार कर्ट्स चलते हुए पहले दर्जे के आखिरी डिब्बे तक पहुँचता है। सामने इंजन है और इंजन में मिस्टर वुल्फर्ड बैठा उसका इंतजार कर रहा है। कर्ट्स पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगता है और नाम से कहता है कि फौरन दरवाजा खोलो, मगर नाम पहले नशीली गोलियां मांगता है। कर्ट्स गुस्से में आकर सारी गोलियां उसके हवाले कर देता है, लेकिन इसके बावजूद नाम दरवाजा नहीं खोलता। तब कर्ट्स उसे अपनी जिंदगी का वह सच बताता है जिसे उसने कभी किसी से पूरी तरह साझा नहीं किया था। वह बताता है कि जब वह पहली बार ट्रेन पर चढ़ा था तो उन्हें जानवरों की तरह आखिरी डिब्बों में बंद कर दिया गया था। खाने को कुछ नहीं था। भूख इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे को खाने लगे। एक दिन एक शख्स छुरी हाथ में लेकर एक बच्चे को मारने आगे बढ़ा, मगर एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका। उसने अपनी ही बाजू और टांग काटकर लोगों को दे दी ताकि वह बच्चा बच जाए। वह छुरी उठाने वाला शख्स खुद कर्ट्स था, वह बच्चा एडगर था और वह बूढ़ा आदमी विलियम। उसी लम्हे उनके अंदर मरी हुई इंसानियत फिर से जिंदा हुई। कुछ दिन बाद वुल्फर्ड के लोग खाना लेकर आए और जिंदगी का एक नया मगर जालिमाना निजाम शुरू हो गया। कर्ट्स नाम से कहता है कि अब दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, मगर नाम दरवाजा खोलने के बजाय नशीली गोलियों को आपस में मिलाकर एक बड़ा सा धमाके वाला टुकड़ा बनाता है और उसे ट्रेन के बाहरी दरवाजे पर लगा देता है। वह कहता है कि वह इसे आग लगाकर इस भयंकर ट्रेन को उड़ाना चाहता है। उसने बाहर बर्फ देखी है, वह कमजोर हो चुकी है। अब खतरा उठाने का समय आ गया है, वरना यह कैद कभी खत्म नहीं होगी। वह बम को आग लगाने ही वाला होता है कि अचानक वुल्फर्ड की एक महिला सैनिक आती है और नाम को गोली मार देती है। नाम वहीं गिर जाता है। सिपाही कर्ट्स की तरफ देखती है और कहती है कि मिस्टर वुल्फर्ड आपसे मिलना चाहते हैं। सिपाही कर्ट्स को लेकर वुल्फर्ड के सामने बिठा देती है। इंजन के अंदर सब कुछ परसकून, साफ और परिष्कृत था, जैसे बाहर की खूनर्जी किसी और दुनिया में हो रही हो। वुल्फर्ड सुकून से बैठा कर्ट्स को देखता है और कहता है कि 20 साल में वह पहला शख्स है जो यहाँ तक पहुँचा है। फिर वह उसे पेशकश करता है कि वह इसके बाद इस ट्रेन का नया मालिक बन जाए। कर्ट्स गुस्से में उसे बुरा भला कहता है, मगर वुल्फर्ड निहायत ठंडे लहजे में जवाब देता है कि यह तकलीफ सिर्फ पिछले डिब्बों वालों की नहीं बल्कि उसकी भी है। उसके अनुसार यह ट्रेन एक निजाम है, एक तवाजुन है। अगर यह तवाजुन टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह कहता है कि हम सब इसी ट्रेन के कैदी हैं, बस फर्क सिर्फ जगह का है। उसी दौरान बाहर लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। सब इंजन पर कब्जा करना चाहते हैं। अफरात फरीब बढ़ती जा रही होती है। वुल्फर्ड अचानक कर्ट्स से पूछता है कि उसे क्या लगता है उसका मुखबर कौन था। कर्ट्स खामोश रहता है। तब वुल्फर्ड खुद इत्तेफाक करता है कि पर्चियां वहीं भेजता रहा। बगावत भी उसी योजना का हिस्सा थी ताकि आबादी काबू में रहे और निजाम चलता रहे। वह आखिरी पर्ची कर्ट्स को देता है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, ट्रेन। यानी असली मकसद कभी आजादी नहीं था बल्कि ट्रेन को बचाए रखना था। अचानक बाहर एक हंगामा फिर से तीव्र हो जाता है। जिस शख्स को उन्होंने मारा था वह गंभीर जख्मी हालत में वापस आ जाता है और फिर से हमला करता है। उसी शोर में नाम की बेटी तेजी से नशीली सामग्री दरवाजे पर लगा देती है और माचिस मांगती है। कर्ट्स उसे पीछे हटने को कहता है, मगर वह फर्श खोलकर नीचे झांकती है। इंजन के अंदर वह वही बच्चा दिखाई देता है जिसे शुरू में पिछले डिब्बे से उठाया गया था। वह किसी पुर्जे की जगह झुका हुआ बैठा है जैसे वह मशीन का हिस्सा हो। कर्ट्स यह देखकर कांप उठता है। वह फौरन बच्चे को बाहर निकालता है। इस लम्हे उसे समझ आ जाता है कि यह नज़्म इंसानों को भी पुर्जा बना देता है। वह माचिस नाम की बेटी को दे देता है। बाहर पहाड़ों की बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगती है। बर्फानी तोड़ा सीधे ट्रेन से टकराता है। ट्रेन पटरी से उतरती है, लड़खड़ाती है और पहाड़ से नीचे गिरती चली जाती है। हर चीज खत्म हो जाती है। आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि सिर्फ नाम की बेटी और वह बच्चा जिंदा बच पाते हैं। वे मलबे से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ खामोश सफेद दुनिया फैली होती है। अचानक दूर एक बर्फानी भालू चलता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब साफ था, अगर भालू जिंदा है तो धरती भी जिंदा है। इंसानियत का नया आगाज संभव है। ट्रेन खत्म हो चुकी थी मगर जिंदगी वापस आ रही थी। तो दोस्तों, क्या कर्ट्स ने सही फैसला किया? क्या ट्रेन को तबाह करना जरूरी था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ऐसी फिल्मी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।